नमस्कार, आप देख रहे हैं स्टार्टअप मंत्र। मैं हूं आपके साथ प्रशांत पांडे। स्टार्टअप मंत्र एक ऐसा शो जहां पर हम आपको इंस्पायर करते हैं, आपकी जानकारी बढ़ाते हैं। आप नया स्टार्टअप शुरू करना चाहते हैं तो ये शो देखिए, क्योंकि हम इस शो में आपके उन सवालों को शामिल करते हैं जो आप हमें सोशल मीडिया पर भेजते हैं। इसके साथ ही हमारी कोशिश यही होती है कि अलग अलग तरह के स्टार्टअप को अपने शो में, अपनी चर्चा में शामिल करें, ताकि आप समझ पाएं कि किस कारोबार में कौन सी बातों का ध्यान रखना बेहद आवश्यक है। तो चलिए, आज का शो भी बड़ा खास है और हमारे साथ दो ऐसे धुरंधर मौजूद हैं अपनी अपनी स्टार्टअप की दुनिया के, जो एक फर्क पैदा कर रहे हैं। हमारे साथ जो दो खास दिग्गज हैं स्टार्टअप की दुनिया से, उनमें एक का नाम संगीत है, दूसरे का नाम राहुल है। चर्चा में शामिल करते हुए थोड़ा परिचय दे दूं। संगीत कुमार जो हैं वो को फाउंडर और सीईओ हैं एडवर्ब से। एडवर्ब क्या करता है? रोबोटिक्स और ऑटोमेशन की दुनिया में बहुत बड़े काम कर रहे हैं भारत में, और अपने तरह की कई टेक्नोलॉजी और चीज़ों में आगे हैं। इसके अलावा हमारे साथ राहुल सिंह हैं, जो कि को फाउंडर हैं इकोसोल होम के। अब इकोसोल होम के बारे में मैं यही कहूँगा कि ये सिर्फ कारोबार नहीं है, बल्कि दुनिया के लिए एक मिसाल है। क्योंकि सस्टेनेबल प्रोडक्ट, यानी कि प्लास्टिक का विकल्प क्या हो सकता है, उस कारोबार में ये जुड़े हुए हैं। दुनिया के कई देशों में इनका विस्तार है, कई देशों के लोग इनका प्रोडक्ट इस्तेमाल कर रहे हैं, तो उनसे भी चर्चा करेंगे। तो चर्चा में सबसे पहले मैं ब्रेक से पहले, यानी कार्यक्रम के पहले हिस्से में संगीत को शामिल करूंगा। ब्रेक के उस पार हम राहुल से चर्चा करेंगे। शुरुआत संगीत आपसे। संगीत और राहुल, आप दोनों का स्वागत मैं करूंगा, लेकिन संगीत, चर्चा की शुरुआत मैं आपसे करूंगा। जरा बताइए अपने स्टार्टअप के बारे में। रोबोटिक्स और ऑटोमेशन की दुनिया भारत में किस तरह काम कर रही है, कैसे इसकी शुरुआत हुई? तो हमारी कंपनी का नाम एडवर्ब है और एडवर्ब रोबोटिक्स और ऑटोमेशन की कंपनी है। तो हम लोग हर तरह का रोबोट्स बनाते हैं इंडिया में, और इंडिया के कस्टमर्स को हम लोग देते हैं, और इंडिया के बाहर भी हम लोग निर्यात करते हैं। जो रोबोट्स और ऑटोमेशन है, ये मोस्टली फैक्ट्रीज और वेयर हाउसेस में काम आता है आज के दिन में। लेकिन हम लोग ऐसे रोबोट्स भी बना रहे हैं जो आगे हॉस्पिटल्स में काम आएगा। ऐसे रोबोट्स बना रहे हैं जो डिफेंस सर्विसेज में काम आएगा, इंफ्रास्ट्रक्चर में काम आएगा। तो ये सारे प्रोडक्ट्स हमारे हैं। जब हमने ये कंपनी स्टार्ट की थी तो हमारे रोबोट्स मोस्टली ई कॉमर्स और रिटेल इंडस्ट्री में जाया करते थे। लेकिन अभी जो हमारे रोबोट्स और वेयर हाउसेस है, हम लोग डाइवर्सिफाई किए हैं, और हमारे ये जो प्रोडक्ट्स हैं ये मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री में भी जा रहा है। तो हम लोग केमिकल्स, पेट्रोकेमिकल्स, फार्मास्यूटिकल्स, ये सब कंपनी को कैटर करते हैं। और इनके अलावा जो नई इंडस्ट्री है, जैसे बैटरीज या ईवी, या जो भारत में सेमीकंडक्टर की बहुत सारी फैक्ट्रियां आ रही है, तो उनके ऑटोमेशन में भी हम लोग अपने प्रोडक्ट्स देते हैं। बहुत खूब संगीत, और बड़ा एक्साइटेड मैं हूं इस के बारे में और ज़्यादा जानकारी के लिए। लेकिन ज़रा मैं स्टार्टअप में फंडिंग को लेकर बातचीत करना चाहता हूं। बहुत सारी खबरें ऐसी आई, बहुत से ऐसी जानकारियां जो ये बात साबित कर रही हैं कि फंडिंग के चैलेंजेस तो हैं। आप इस पे कुछ रोशनी डाल पाएंगे? नहीं, तो पीछे जो ये 2016 से, जब से या 2015-16 के बाद बहुत सारे स्टार्टअप्स आए इंडिया में, एक बूम आया और बहुत सारे यूनिकॉर्न बने, बहुत सारे स्टार्टअप बहुत बहुत फील्ड में सक्सेसफुल हुए। तो ये बात सच है कि पिछले 1 साल 1.5 साल में फंडिंग कम हुआ है, और ये इंडिया ही नहीं, ग्लोबली ऐसा हुआ है। इनफैक्ट इंडिया कम होने के बावजूद इंडिया अभी सबसे अच्छे जगह पे होगा ग्लोबली। आप यूएस देख लीजिए, चाइना देख लीजिए, यूरोप, जापान, जहां पे भी स्टार्टअप्स हुए, उनका फंडिंग ग्लोबली कम हुआ है, क्योंकि जो पैसा है वो सारे लोग
बहुत कॉशियस हो गए हैं इसका। जो दूसरी अच्छी बात हुई स्टार्टअप वर्ल्ड में कि चूंकि फंडिंग कम हुआ, लोग बिजनेस को बिजनेस के तरह देखने लगे हैं। और जो बिजनेस का उद्देश्य होता है, दो मेजर उद्देश्य होता है कि हम लोग हर एक स्टेक होल्डर के लिए वैल्यू क्रिएट कर पाए, भले एम्प्लॉय हो, इन्वेस्टर हो, कस्टमर हो, या सबके लिए वैल्यू क्रिएट कर पाए। उसके लिए बहुत जरूरी है कि कंपनी प्रॉफिटेबल रहे। तो उस पे बहुत फोकस हो गया है स्टार्टअप वर्ल्ड में। लोग समझने लगे हैं, ज्यादा इन्वेस्टर पूछने लगे हैं, और जो एक रेस्पॉन्सिबल बिहेवियर होता है, वो रेस्पॉन्सिबल बिहेवियर आने लगा है स्टार्टअप के फाउंडर्स या पूरे जो टॉप लीडरशिप लेवल है स्टार्टअप में, उनमें ये आने लगा है। और मेरे अनुसार ये सही चीज है, होना ही चाहिए था। ठीक है, एक गलत कारणों से हो रहा है, लेकिन ये सही है स्टार्टअप के लिए, लॉन्ग लाइफ के लिए ऐसा होना जरूरी था। अभी आप अगर जो दूसरा पार्ट था आपके क्वेश्चन का कि स्टार्टअप जो है एक नया इंजन बनेगा ग्रोथ का भारत के लिए, ये हम पूरी तरीके से कन्विंस्ड है इस बात के लिए। ट्रेडिशनल इंडस्ट्रीज रहेंगे, बिजनेसेस रहेंगे, वो ग्रो करेंगे, वो सही है। लेकिन भारत में जितना अपॉर्चुनिटी है, मैसिव मैसिव अपॉर्चुनिटी है। आप देखिए, मतलब 130 करोड़ इंडियंस हैं हम लोग, उसमें से करीब 60-70 करोड़ इंडियंस रोज इंटरनेट पे जाते हैं, ई कॉमर्स यूज करते हैं, एक्सेट्रा। तो और बहुत चीज अनऑर्गेनाइज्ड है भारत में। तो जितनी भी इंडस्ट्री अनऑर्गेनाइज्ड है, वो धीरे धीरे या तो बड़ी कंपनीज, लेकिन एक जो स्टार्टअप डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर होता है, जिसको यूज करके लोग कस्टमर को सर्व कर पाएंगे अच्छे से, वो एक जर्नी स्टार्ट हो चुका है, और वो अच्छा ही होता जाएगा। तो अपॉर्चुनिटी भारत में बहुत है। इसलिए नॉट रियली, मतलब भारत के लोग ही स्टार्टअप नहीं खोल रहे, भारत के बाहर के लोग जो भारतीय थे, जो बाहर जा चुके थे, वो भी वापस आके भारत के अपॉर्चुनिटी को एक्सप्लॉइट कर रहे हैं। दूसरी बात यह है कि इतनी यंग और शिक्षित लोग और कहीं है ही नहीं। तो अगर आपको कंपनी बनाना है, तो आपको लोग तो चाहिए जो उस कंपनी में काम करके वैल्यू क्रिएट कर सके। और जो सबसे बड़ा मतलब हमारा पावर है, वो एक शिक्षित लोगों का पावर है, जो कि हम लोगों को एक्सप्लॉइट करना चाहिए अगले कुछ सालों के लिए। संगीत, आप जिस कारोबार में है, जिस स्टार्टअप में है, ये एडवांस टेक्नोलॉजी है। भारत के साथ इसके रिश्ते को अगर हम समझना चाहें तो वो किस तरह का है? सबसे अहम बात यह कि इसके क्या क्या इनोवेशन हो रहे हैं, कहां हम जा रहे हैं? तो आज के दिन में अगर करीब 750-800 करोड़ लोग हैं दुनिया में, तो आज के दिन में जो रोबोट है, वो रोबोट और ड्रोन्स, वो 10 करोड़ 20 करोड़ भी नहीं होंगे। लेकिन एक प्रेडिक्शन किया जा रहा है कि ये 2040-2050 में जितने लोग होंगे, मतलब करीब 920 करोड़ लोग होंगे, तो उससे ज्यादा, मतलब 1000 करोड़ रोबोट और ड्रोन होंगे। तो रोबोट और ड्रोन हमारे लाइफ को, हर पार्ट ऑफ द लाइफ को टच करेंगे।
तो ये दुनिया का सबसे इम्पोर्टेंट इंडस्ट्री हो जाएगा रोबोट और ड्रोन मोबिलिटी में। अभी फ्लाइंग टैक्सी का बात कर रहे हैं या ऑटोनोमस कार का बात कर रहे हैं, तो वो भी रोबोट होते हैं जो कि खुद डिसीजन लेते हैं आपको एक जगह से दूसरे जगह ले जाने के लिए। तो इतना इम्पोर्टेंट इंडस्ट्री है ये आज के दिन में, और सारे कंट्री इसको रिकॉग्नाइज कर रहे हैं। तो उनका पॉलिसी आ रहा है, इंडिया में भी ड्रोन का पॉलिसी 2021 में आया, रोबोट का पॉलिसी 2023 में आया, और इंडिया में हम लोग डिसाइड किए एज अ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया डिसाइड किए कि 4 क्षेत्रों में काम करेंगे रोबोटिक्स का। एक तो इंडस्ट्री हो गया जो कि प्रोडक्शन या वेयर हाउसेज मान लेते हैं, दूसरा मेडिकल हो गया, तीसरा जो है वो अपना डिफेंस हो गया, और चौथा एग्रीकल्चर हो गया। ये 4 क्षेत्र में रोबोटिक्स पे काम करेंगे। आज के दिन में भारत की स्थिति ऐसा है कि हम लोग अगर आप हमारी कंपनी को देखें, हम लोग भारत की सबसे बड़ी कंपनी है आज के दिन में। पहले 70% जो सामान जो रोबोट्स हम लोग बनाते थे वो भारत में बिकता था, 30% भारत के बाहर। लेकिन धीरे धीरे वो चेंज हो रहा है, हम लोग बड़े हो रहे हैं। 40% अभी हम लोग इंडिया में बेचते हैं, 60% इंडिया के बाहर। हम लोग सबसे बड़ी कंपनी है, लेकिन हमारे सक्सेस को देखते हुए आज के दिन में भारत में 50 से 60 स्टार्टअप्स हैं। ठीक है, छोटे हैं, 50 लोग हैं, 100 लोग हैं, ऐसे, या 10 लोग हैं, 20 लोग हैं ऐसे, लेकिन करीब 70 कंपनियां हैं डिफरेंट डिफरेंट फील्ड में, एग्रीकल्चर, मेडिकल, इंडस्ट्री में ज्यादा फोकस है, या घर के रोबोट, या ऐसे रोबोट जो सोशल रोबोट कहलाते हैं, जो आपसे बातें करते हैं, मतलब बच्चों के लिए या एज लोगों के लिए। ऐसे भी बहुत सारी कंपनीज इंडिया में हैं और सक्सेसफुल कंपनीज इंडिया में हैं। ड्रोन की करीब 150 कंपनी है, लेकिन जो 2040 और 50 में होने वाला है, अगर नंबर ऑफ रोबोट्स एंड ड्रोन्स विल बी इक्विवेलेंट टू ह्यूमन बीइंग, तो हम लोगों को भारत को लीडरशिप रोल में इस इंडस्ट्री में, नहीं तो हर समय हम लोग यही बोलेंगे डेट्रॉइट ऑफ इंडिया या मैनचेस्टर ऑफ इंडिया, टेक्सटाइल को ही स्टार्ट करता है और हम लोग मैनचेस्टर ऑफ इंडिया कहलाते हैं और इस पे भी गर्व करते हैं। कभी तो भारत दूसरे देश के सिटीज ये कहलाए कि नोएडा ऑफ इंडिया या बैंगलोर ऑफ इंडिया, हम लोग कब तक इस बात पे प्राइड ले पाएंगे, लेंगे कि सिलिकॉन वैली ऑफ इंडिया। तो हमें ऐसा लगता है कि ये रोबोटिक्स और ड्रोन इंडस्ट्री बहुत बहुत इंपॉर्टेंट इंडस्ट्री है। बहुत सारे स्टार्टअप्स यहाँ पे आए, गवर्नमेंट का सपोर्ट भी है, गवर्नमेंट एजुकेशनल इंस्टीट्यूट। तो कैसे कोई इंडस्ट्री सक्सेसफुल होता है ना, एक गवर्नमेंट का सपोर्ट होता है, एक एजुकेशनल इंस्टीट्यूट में सही R&D और पढ़ाई होता है, और तीसरा इंडस्ट्री में जो स्टार्टअप ओनर्स हैं या जो एंटरप्रेन्योर्स हैं वो अपना जी जान लगा देते हैं सक्सेसफुल होने में। इंडिया में पूरे दुनिया को मार्केट समझते हैं। तो ऐसे बहुत सारी कंपनीज आ रही है, और आई थिंक दिस इज द सनराइज इंडस्ट्री ऑफ इंडिया। ऐसा बहुत बहुत शुक्रिया संगीत, हमें समय देने के लिए और इतने विस्तार से बातचीत करने के लिए। आपको, आपकी टीम को, पूरे कारोबार के लिए हमारी ओर से शुभकामनाएं। हम चाहते हैं कि भारत इसी तरह प्रगति करे और आप जैसे जो धुरंधर हैं वो इसमें अपना योगदान दें। बहुत बहुत शुक्रिया हमसे जुड़ने के लिए। चलिए यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। स्टार्टअप मंत्रा में ब्रेक के बाद लौटेंगे तो राहुल से इकोसोल होम पे चर्चा करेंगे। आप बने रहिए हमारे साथ। बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं स्टार्टअप मंत्र, और कार्यक्रम के इस हिस्से में हम बात करेंगे राहुल सिंह से, जो कि को फाउंडर हैं इकोसोल होम के। इकोसोल होम, जैसा मैंने आपको पहले बताया, सस्टेनेबल प्रोडक्ट्स में काम करते हैं। जरा विस्तार से समझते हैं। राहुल, चर्चा में जुड़ने का बहुत बहुत शुक्रिया। इकोसोल होम, मैं इसे कारोबार नहीं कहूंगा, क्योंकि बिजनेस के साथ साथ आप सोसाइटी में, पूरी दुनिया में एक बदलाव लाने की कोशिश कर रहे हैं। शुरुआत कैसे हुई, जरा इसके बारे में बताइए।
जी, सबसे पहले प्रशांत जी आपको बहुत बहुत धन्यवाद, आपने समय निकाला। हम एक छोटे सा स्टार्टअप है हमारी कहानी सुनने के लिए, सो उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और ईटी स्वदेश का भी बहुत बहुत धन्यवाद इस अपॉर्चुनिटी के लिए। प्रशांत जी, आप देख रहे होंगे कि बिफोर बिजनेस राइट, मैं अपने दोनों बच्चों की फोटो हमेशा अपने साथ रखता हूँ, क्योंकि ये मुझे डेली याद दिलाते हैं कि ये जो हम एफर्ट कर रहे हैं, ये जो हमने कंपनी बनाई है, इसके थ्रू जो हम प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हैं, ये हम किन के लिए कर रहे हैं। ये हमारी सिर्फ आने वाली क्वार्टर के लिए, आने वाले ईयर के लिए, फाइनेंशियल ईयर्स के लिए नहीं कर रहे हैं, हम ये प्रॉब्लम आने वाली जनरेशन्स के लिए कर रहे हैं। सो इकोसोल एक आपको अगर मैं इंट्रोडक्शन दूं तो इकोसोल एक सस्टेनेबल प्रोडक्ट्स कंपनी है। हमारा इंटरनल ध्येय ये रहता है कि हमारा सारा एफर्ट है वॉर अगेंस्ट प्लास्टिक्स। तो आप दुनिया में जो भी प्लास्टिक से बनी हुई चीज देखते हैं, चाहे आप प्लास्टिक से बना हुआ एक कोई बॉटल देखते हैं, या ट्रैश बैग देखते हैं, या प्लेट्स देखते हैं, या कप्स देखते हैं, या फोक स्पून से नाइफ्स देखते हैं, चाहे आप सैनिटरी पैड्स और डायपर्स के प्लास्टिक के बारे में सोचें, चाहे आप स्ट्रॉज के प्लास्टिक के बारे में सोचें, हर वो चीज जो प्लास्टिक से बनती है या ट्री बेस्ड पेपर पे बनती है, जैसे कि जिसको बनाने के लिए पेड़ काटने पड़ते हैं, उस चीज के खिलाफ हमारी लड़ाई है। और उन चीज़ों के अल्टरनेटिव प्रोडक्ट्स हम पूरी दुनिया में बनाते भी हैं और बेचते भी हैं। बहुत खूब राहुल, ये इंस्पायरिंग जर्नी है जिस चीज़ का आपने अपने बच्चों का एग्जाम्पल देते हुए समझाया। मुझे ज़रा ये बताइए कि आपका कारोबार किन किन जगहों तक फैला हुआ है, देश के बाहर किस तरह का विस्तार है आपका, और आगे की क्या योजनाएं हैं? जी बिल्कुल। जब हमने इको फ्रेंडली प्रोडक्ट्स का बिजनेस शुरू किया था तो हमारा एक ध्येय बिल्कुल क्लियर था कि ये ऐसी प्रॉब्लम है जिससे सिर्फ इंडिया नहीं जूझ रहा है, जिससे सिर्फ अमेरिका नहीं जूझ रहा है, इससे पूरा विश्व जूझ रहा है। प्लास्टिक एक ऐसी प्रॉब्लम है। तो आज आपको जान के खुशी होगी कि हम विश्व के 14 देशों में आज की डेट में हैं। तो बेसिकली अगर आप शुरू करें तो यूएस, कनाडा, मेक्सिको, यूके, जर्मनी, सऊदी, यूएई, ओमान, कतर, बहरीन, इंडिया, चाइना, वियतनाम, आप इन सारे देशों को जब देखते हैं तो हर जगह आपको इकोसोल के प्रोडक्ट्स मिलेंगे। और हम विश्व की पहली सस्टेनेबल प्रोडक्ट्स कंपनी है जो विश्व में बहुत मॉडर्न ट्रेड जिसको बोलते हैं, मॉडर्न ट्रेड के 10,000 स्टोर्स में हम लोग पहुंचे हैं। तो दिस हैज़ बीन द जर्नी ओवर द लास्ट 3.5 years जब हम लोग एग्जिस्टेंस में रहे हैं। मोर इम्पॉर्टेंटली आज तक जो जिस वैल्यू प्रोपोजिशन पे हम सबसे ज़्यादा प्राउड फील करते हैं वो ये है कि हमने आज तक विश्व से 1.3 मिलियन टन प्लास्टिक रिमूव की है। और ये रिमूव करते हुए हमने 650 करोड़ पर एनम का बिजनेस क्रिएट किया है। राहुल, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल मैं अब पूछने वाला हूं आपसे। चूंकि आपने अपना करियर और अपनी पढ़ाई, बाकी सभी चीज़ें, उसमें ज़्यादातर वक्त आपने भारत के बाहर गुजारा। जब आप भारत में आए और भारत में कारोबार को, एक अलग तरह का कारोबार शुरू करने की बात सामने आई, तो आपने क्या चीज़ें फेस की, क्या क्या कहा गया आपसे, और आप कौन से सुधार चाहते हैं? जी बिल्कुल। प्रशांत जी, इस क्वेश्चन का आंसर मैं दो पार्ट्स में देना चाहूँगा। ओके। मेरा जो करियर पाथ रहा है वो थोड़ा थ्री इडियट जैसा करियर पाथ रहा है कि पहले इंजीनियरिंग किया, फिर एमबीए किया, फिर अमेरिका में जाके बैंक में नौकरी की। तो अगर आप मेरा वर्क एक्सपीरियंस देखेंगे तो प्योर प्ले हमारा वर्क एक्सपीरियंस इंडिया के बाहर का रहा है। तो जब मैंने इंडिया में बिजनेस शुरू किया तो सबने कहा कि भाई इंडिया में बिजनेस करना मुश्किल है, इंडिया में बिजनेस करने में बहुत कॉम्प्लेक्सिटीज हैं, चैलेंजेस आते हैं। लेकिन आज मुझे ये बताना है सारे एंटरप्रेन्योर्स को और होपफुली लाइक हमारे इकोसिस्टम को कि इंडिया में आज बिजनेस करना बहुत आसान है। इट इज़ बहुत डिजिटलाइजेशन हो चुका है। मैं आपको एक अपना पर्सनल एक्सपीरियंस बताता हूँ कि पिछले 3.5 साल में हम लोगों ने हजारों कंटेनर्स इंडिया से एक्सपोर्ट किए हैं। हमारा कंटेनर जाता है, उसका बिल ऑफ लीडिंग जनरेट होता है, उसका आईसी कोड के थ्रू वो हमारे बैंक अकाउंट से लिंक है और हमारा एक्सपोर्ट इंसेंटिव सीधा हमारे बैंक अकाउंट में आता है कंपनी के। सो इतना सीमलेस डिजिटल प्रोसेस, चाहे वो परमिशंस लेना हो, चाहे वो हमने फैक्ट्रीज लगाई है ऑल ओवर इंडिया, हमने फैक्ट्रीज लगानी हो, तो इससे आसान आज की डेट में इंडिया से में बिजनेस करने से आसान कुछ नहीं है। तो रियली कंग्रेचुलेशंस टू दी
गवर्नमेंट एंड द इकोसिस्टम ऑफ इंडिया कि जितना उन्होंने आसान बनाया है एक एंटरप्रेन्योर के लिए आज की डेट में इंडिया में बिजनेस करना, जिसे इंडिया में बिजनेस करने का कोई एक्सपीरियंस नहीं था। अनफॉर्चुनेटली जैसे हम लोग तो ग्रीन प्रोडक्ट्स इंडस्ट्री आती है, हमारी लड़ाई प्लास्टिक के खिलाफ है, लेकिन अगर आज आप देखेंगे तो ये जो मेरे हाथ में ग्लास है, ये जो ग्लास है ये प्लास्टिक का नहीं बना हुआ है, ये 100% कॉर्नस्टार्च का बना हुआ है। इसको आप जमीन में डालेंगे ये खाद बन जाएगा, माइक्रो प्लास्टिक नहीं बनेगा, खाद बन जाएगा। लेकिन आज एक प्लास्टिक के ग्लास पे भी 18% जीएसटी है और हमारे ग्लास पे भी 18% जीएसटी है। तो अगर मैं चैलेंजेस की बात करूं तो सबसे पहले मैं ये कहूँगा कि कुछ सुधार लाए जा सकते हैं जिसमें प्लास्टिक अल्टरनेटिव प्रोडक्ट्स के लिए कुछ अपॉर्चुनिटीज पैदा की जा सकती हैं इन टर्म्स ऑफ टैक्सेस। दूसरी चीज मैं कहूँगा कि अगर हम आज की डेट में देखें तो बहुत सारे स्टार्टअप सोचते हैं कि स्टार्टअप बनाएंगे, फंडिंग आ जाएगी, एक्सपैंड करेंगे, और अब धीरे धीरे एक प्रॉफिटेबिलिटी फैक्टर जो है वो आने लगा है स्टार्टअप्स के अंदर। तो मैं यही बोलूंगा कि इन टर्म्स ऑफ चैलेंजेस आज की डेट में फंडिंग रेज करना बहुत मुश्किल है, इट इज़ अ फंडिंग विंटर। तो हर एंटरप्रेन्योर को इस चीज़ का ध्यान रखना चाहिए कि फंडिंग रेज करने में टाइम भी लग सकता है और उसके एक्सपेक्टेशन के हिसाब से शायद फंडिंग रेज ना भी हो, तो उसके लिए अपने बिजनेस को प्रिपेयर करके रखें। कंक्लूसिवली मैं बस यही कहना चाहूंगा, अगर आज की डेट में पूरी दुनिया में अगर आपको स्टार्टअप करना है तो उसके लिए इंडिया से अच्छी इस समय कोई जगह नहीं है। एवरीबडी फ्रॉम यूएस टू यूरोप टू अमेरिका, लाइक एवरीबडी इज लुकिंग एट इंडिया। इंडिया इज द रे ऑफ होप। हर इंसान आज की डेट में इंडिया में इन्वेस्ट भी करना चाहता है, इंडियन कंपनीज के साथ बिजनेस करना चाहता है, और एक तरह से आज की डेट में इंडिया इज द बेस्ट चाइना प्लस वन ऑप्शन दैट द वर्ल्ड हैज। बहुत खूब राहुल। और मेरा आखिरी सवाल आपसे बड़ा मैं कहता हूँ बड़ा फायदे वाला सवाल है, काम की बात। बहुत सारे बच्चे जो हैं, बहुत सारे यंग एंटरप्रेन्योर्स जो हैं, वो सीधा पूछते हैं कि इस तरह के स्टार्टअप में एंट्री कैसे की जाए। तो नौकरी वोकरी अगर किसी को चाहिए आपके जैसे कारोबार में, तो उसके लिए क्या योग्यताएं चाहिए, क्या तैयारी चाहिए, किन बातों का ध्यान रखना चाहिए? और इसके साथ ही एक और जवाब दीजिए कि अगर स्टार्टअप शुरू करना है तो क्या, किन बातों का ध्यान रखना चाहिए? जी बिल्कुल। पहले जॉब से शुरू करते हैं, ठीक है। जॉब से इसलिए कि जैसे हमारी भी कंपनी है, हम लोग लगातार हायरिंग कर रहे हैं, लाइक वी आर एक्सपैंडिंग वर्ल्ड वाइड। मैं आज की डेट में जितने भी युवा हैं उनसे मैं यही कहूँगा कि अगर आपको एक एस्टैब्लिश कंपनी फेसबुक गूगल इस जगह काम करने का मौका मिले वर्सेस एक स्टार्टअप में काम करने का मौका मिले, तो प्लीज फॉर द फर्स्ट 5 years ऑफ योर करियर आप एक स्टार्टअप में काम कीजिए। द रीजन इज, आपको एक कंपनी का डीएनए कैसे बनता है, एक कंपनी की रेवेन्यू कैसे बिल्ड होती है, एक कंपनी के ऑपरेशंस कैसे चलते हैं, एक कंपनी की मार्केटिंग कैसे डेवलप होती है, उसके अंदर फाइनेंस कैसे होता है, ये सारी चीजें आपको एक बहुत ही क्लोज्ड टीम में सीखने का मौका मिलेगा। द क्वालिटीज दैट स्टार्टअप्स लुक फॉर, राइट, इन ऑर्डर टू गेट दैट जॉब, राइट, इज नंबर वन कि आपकी एक डिग्री इंपॉर्टेंट होती है, आई विल नॉट डिनाई दैट, बट मोर देन डिग्री आपकी एटीट्यूड बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप ये बोलेंगे कि मेरा जॉब डिस्क्रिप्शन क्या है, मुझे एग्जैक्टली क्या काम करना पड़ेगा, तो एक स्टार्टअप इज नॉट अ गुड प्लेस फॉर यू टू बिगिन विद। आपको एक बहुत ही फ्लेक्सिबल अप्रोच रख के आनी होती है कि आप एक स्टार्टअप में जा रहे हैं, आप जूझने वाले हैं, बिजनेस प्रॉब्लम्स हर डे चेंज होंगी, उन प्रॉब्लम्स को सॉल्व करना आपकी जिम्मेदारी है विदाउट अ जॉब डिस्क्रिप्शन। एंड आई थिंक दैट इज द एक्साइटिंग पार्ट ऑफ बीइंग इन अ स्टार्टअप, एंड ऑल्सो दैट इज एक जो चैलेंज मिलता है स्टार्टअप में काम करने का और जो एक्सपीरियंस मिलता है स्टार्टअप में काम करने का, वो इनवैल्यूएबल हो जाता है बिकॉज यू गेट सो मच एक्सपोजर। दिस इज व्हाट आई विल से अबाउट द जॉब। वन थिंग आई वॉन्ट टू एड, राइट, यू नो, स्पेशली जब हम अपनी इंडस्ट्री को देखते हैं, सस्टेनेबिलिटी को, राइट, मैं हमेशा बोलता हूँ कि सस्टेनेबिलिटी एज एन इंडस्ट्री विल हैव बिगर इम्पैक्ट ऑन इंडिया देन आईटी इंडस्ट्री, एंड आई विल इलैबोरेट ऑन दैट। जब इंडिया में आईटी रेवोल्यूशन आया, विच इज एन एक्सपोर्ट ओरिएंटेड इंडस्ट्री, राइट, तो किन लोगों को जॉब मिले? बॉम्बे, दिल्ली, पुणे, हैदराबाद, बैंगलोर, नोएडा, गुड़गांव। जब इंडिया में सस्टेनेबिलिटी रेवोल्यूशन आ रहा है तो किन लोगों को जॉब मिल रहे हैं? आज हमारी आप फैक्ट्रीज देखेंगे, फॉर एग्जांपल, वो है तुमकुर, शिमोगा, छत्तीसगढ़, मुजफ्फरनगर, उन एरियाज में जो कि आईटी इंडस्ट्री और डेवलप्ड इंडस्ट्री के रडार पे भी नहीं है। सिमिलरली जब आईटी और एनालिटिक्स के जॉब आए तो किन लोगों को जॉब मिले? आईआईटी, आईआईएम, कंप्यूटर साइंस,
IISc, राइट, सो ऑल द एडवांस डिग्रीज। जब सस्टेनेबिलिटी रेवोल्यूशन आ रहा है तब किन लोगों को जॉब मिल रहे हैं? ITI। लाइक आज हमारी 70-80% जो एम्प्लॉयज हैं, दे आर अनस्किल्ड पीपल इन द रूरल एरियाज। तो आई थिंक द इम्पैक्ट that we are creating and impact the sustainability industry is creating is far more outreaching to the rural hinterlands of India. So job के मामले में I believe कि startups is one of the great place to be, and also the jobs getting created by the sustainability industry are the jobs that are very valuable for भारत। तो इसके लिए आज भी हम काम कर रहे हैं, इसके लिए आगे भी हम काम करते रहेंगे। नाउ कमिंग टू योर सेकंड क्वेश्चन विच इज अबाउट कि आज अगर एक नए एंटरप्रेन्योर को इस इंडस्ट्री में आना और स्टार्टअप स्टार्ट करना है, देन आई थिंक द प्रोसेस इज वेरी सिंपल। अगर आज आपको एक स्टार्टअप स्टार्ट करना है, राइट फ्रॉम रजिस्टरिंग योर कंपनी ऑन द MCA वेबसाइट से लेकर आपका GST अप्लाई करना, ये सारा प्रोसेस अब ऑनलाइन हो चुका है। आपने जैसे ही आपने इनिशियल आपका पेपर वर्क कंप्लीट होता है, यू शुड हैव अ वेरी क्लियर बिजनेस प्लान। नंबर 1 कि अगर हम इसको स्टार्ट करेंगे तो हमारा कैपिटल क्या होना चाहिए, हमारी बेसिक बिजनेस की रिक्वायरमेंट क्या है, और हम इसको ग्रो कैसे करेंगे, इसका एक बहुत ही सॉलिड प्लान होना चाहिए। हर प्लान पे आपको ये एक माइलस्टोन डिफाइन करना पड़ेगा कि आपको किस टाइम पे फंड रेजिंग करनी है, क्योंकि अब आपको ग्रो करना है, अब आपको फंड्स चाहिएंगे। आपको किस तरीके से ऑपरेशनल चैलेंजेस को डील करना है और किस तरीके से अपनी टीम को बनाना है। क्योंकि जब तक आप पहले आयल से 10 लाख से 50 लाख के टर्नओवर के बीच में हैं, तब तक सब कुछ आप ही की जिम्मेदारी है। आप ही फाइनेंस वाले हो, आप ही ऑपरेशंस वाले हो, आप ही मार्केटिंग वाले हो, आप ही को माल बेचना है, आप ही को माल खरीदना है, आप ही को प्रोसेसिंग करवानी है। लेकिन जैसे जैसे आपका बिजनेस बड़ा होता जाएगा, एबिलिटी टू फॉर्म टीम्स बिकम्स वेरी इंपॉर्टेंट। और उस केस में एक एंटरप्रेन्योर को तैयार होना पड़ेगा कि उसके पास फंड्स भी हो, उसके पास बिजनेस भी हो, कि उसको ग्रो करे। बहुत बहुत शुक्रिया राहुल, बहुत अच्छा लगा आपसे बातचीत करते हुए। और हम यही चाहेंगे कि ये जो बदलाव लाने की कोशिश आप कर रहे हैं, इसमें आपको और ज़्यादा कामयाबी मिले, कारोबार में भी और ज़्यादा विस्तार हो। आपको, आपकी पूरी टीम को, आपके कारोबार के लिए हमारी तरफ से ढेर सारी शुभकामनाएं। तो आज की चर्चा में हमने कोशिश की कि 2 अलग अलग तरह के स्टार्टअप के दिग्गजों को शामिल करें, और उम्मीद करते हैं कि आपको ये चर्चा पसंद आई हो। फिलहाल मुझे और मेरी पूरी टीम को आप इजाज़त दीजिए। आप देखते रहिए ET नाउ स्वदेश। स्टार्टअप मंत्रा को लेकर आपके कोई सुझाव हैं तो वो आप हमें सोशल मीडिया पर पोस्ट कर सकते हैं। नमस्कार।